नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, मई महीने का पेंशन जैसे ही क्रेडिट होना शुरू हो गया है, अब कई सारे पेंशनर्स ने यह शिकायत की है कि उनके खाते में जो पेंशन आया है वो 58% डीए के हिसाब से, डीआर के हिसाब से ही आया है। तो ऐसे में आपका जैसे ही क्रेडिट होता है, आप भी चेक जरूर करें कि आपको 60% के हिसाब से बढ़ा हुआ पेंशन मिला या 58% के हिसाब से ही आपको पेंशन मिला। इसके बारे में आगे डिटेल्स के साथ बातचीत करेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ पीसीडीए को झुकाते हुए पेंशनर ने ओआरओपी की एक बड़ी विसंगति को सही करवा लिया है। जी हां दोस्तों, ओआरओपी की एक बहुत बड़ी विसंगति जो ओआरओपी 1 से चली आ रही थी, जिसको अब पीसीडीए ने भी एक्सेप्ट किया और उस गलती को सुधारते हुए ओआरओपी में कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में बहुत सारे पेंशनर्स को इसका फायदा मिलने का रास्ता साफ हो जाता है। जी हां दोस्तों, ऐसे पेंशनर की जो कोशिश है उसको हम सराहना करते हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल्स में आपको आगे बताऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, स्पर्श ने एक अहम जानकारी, एक अहम चेतावनी जारी की है सभी पेंशनर के लिए, जो आप सबको जानना जरूरी है, वो भी आगे आपको समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, बैंक अगर आपको गलत जवाब दे दे ब्याज के संदर्भ में, तो कैसे आपके हाथ में ब्रह्मास्त्र आ जाता है जिसका इस्तेमाल करके आप ब्याज ले पाएंगे 8%, उसके बारे में आगे समझाऊंगा आपको। कोई भी एरियर, कोई भी भुगतान अगर आपको देरी से हुआ है जिसमें बैंक की गलती हो, तो आपको उसके ऊपर ब्याज लागू है 8% के हिसाब से। जी हां, इसी को लेकर के आगे एक लेटर के साथ आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज का एक छोटा सा वाकया है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि आप में से ज्यादातर पूर्व सैनिक या उनके फैमिली पेंशनर से इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, आज सुबह मैंने एक अपने दोस्त को फोन किया जो कि अभी सर्विस में है। वो एक यूनिट के हेड क्लर्क हैं, वो न्यायसुधार रैंक के हैं। तो उनको मैंने फोन किया तो उन्होंने फोन पिकअप नहीं किया। बाद में उन्होंने कुछ देर बाद मुझे कॉल बैक किया और उन्होंने देरी का कारण यह बताया कि वो बीपीटी में थे। चलिए, तो बीपीटी के संदर्भ में कुछ हमारी बातचीत हुई और उन्होंने कुछ बातें कही, तो कुछ मुझे भी कुछ अपना थोड़ा सा फ्लैशबैक याद आ गया। दोस्तों, जब हम बीपीटी दौड़ते हैं तो 5 किलोमीटर की जो दौड़ होती है, उस दौड़ में कौन से हिस्से में आपको ज्यादा मुश्किल आती थी? दोस्तों, 5 किलोमीटर का जो दौड़ होता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। जो आखिर के 500 मीटर होते हैं, 4.5 किलोमीटर दौड़ चुके हैं, लेकिन आखिर के जो 500 मीटर होते हैं, उन 500 मीटर में मुझे ज्यादा तकलीफ होता था। तो आप भी पूर्व सैनिक होंगे, आप भी जरूर कमेंट करके बताइएगा कि वो जो 5 किलोमीटर का दौड़ है उसमें कौन से हिस्से में आप तकलीफ महसूस करते थे? शुरू वाले हिस्से में, बीच में या आखिर वाले हिस्से में? और आखिर का जो 100-200 मीटर का जो स्प्रिंट होता है वो तो और भी मुश्किल होता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आज सुबह सुबह ही अपने दोस्त के साथ इसी संदर्भ में मैं बात कर रहा था, तो मुझे दिल किया कि आपके साथ भी इस एक्सपीरियंस को साझा करूं, क्योंकि हम पूर्व सैनिक होने के नाते ये जो सारी एक्सपीरियंस है, बीपीटी दौड़ने का, पीपीटी दौड़ने का, वो सारे एक्सपीरियंस हम ही आपको समझा सकते हैं और आप ही हमें जो है अपना एक्सपीरियंस साझा कर सकते हैं। जो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि कौन से हिस्से में आपको ज्यादा तकलीफ महसूस होती थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं देरी ना करते हुए। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, झुक गया पीसीडीए। ओआरओपी के एक पुराने कंडीशन को बदल दिया पीसीडीए ने, नया पीपीओ निकाला, पेंशन बढ़ोतरी की गई। जी हां दोस्तों, यह अहम एक मुद्दा है जिसमें मुकेश जी, राजस्थान के एक मुकेश जी हैं, जिन्होंने पेंशनर का हो करके उनके साथ लड़ाई लड़ी, जो मेरे लगातार गाइडेंस में थे। उसके बाद अब पीसीडीए ने उनका नया पीपीओ निकाल दिया, ओआरओपी की विसंगति को दूर कर दिया। तो मुकेश जी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। वो पेंशनर की मदद करते रहते हैं, आपकी जितनी सराहना की जाए मुकेश जी उतना कम है। चलिए, जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, जिनके जरिए ये जानकारी सामने आई है, वो डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। दोस्तों, ये सामने आप पीसीडीए का जो लेटर देख पा रहे हैं, 23 अप्रैल 2026 का लेटर है। इस लेटर के जारी होने के बाद 26 मई 2026 को एक नया पीपीओ जारी किया गया है। जी हां दोस्तों, ओआरओपी के एक पुराने प्रावधान को बदलते हुए पेंशनर को फायदा दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। पीसीडीए ने ये एक काबिले तारीफ काम किया है। जी हां दोस्तों, आगे मैं आपको सारा डिटेल समझाऊंगा कैसे ओआरओपी के जरिए पेंशनर को नुकसान हो गया था, लेकिन अब उस नियम को बदलते हुए कहीं ना कहीं ओआरओपी के एक बड़े नियम को बदलते हुए पेंशनर को फायदा पहुंचाया गया है। अब देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं आख्यापक आदेश यानी कि स्पीकिंग ऑर्डर, पेंशनर का सीपी ग्राम्स का ग्रेवेंस पर जब
जो है उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो उन्होंने जब अपील डाला था तो ये उनको आदेश मिला था, और इस आदेश के जरिए उनको जो जानकारी दी गई थी, ये देखिए पीसीडीए का जो सर्कुलर नंबर 555 है, 555 नंबर सर्कुलर के हिसाब से पेंशनर को कैसे नुकसान हो रहा था, अब उस नुकसान की भी भरपाई कर दी गई है, यानी कि ओआरओपी के एक बड़े विसंगति को सही कर दिया गया है। दोस्तों, पेंशनर का जैसे ही पेंशन कम हो गया, जैसे पेंशन में कटौती होकर के नया पीपीओ निकला, तो पेंशनर ने ग्रीवेंस डाला, उस पर अपील डाला, तब जाकर के उनको ये जवाब दिया गया था, और इस जवाब में जस्टिफाई किया गया था कि ये जो पेंशनर थे ये फैमिली पेंशनर थे, लेकिन ये एक ऐसे पेंशनर के फैमिली पेंशनर थे जिनका रिटायरमेंट 1988 में हो गया था, और ऑनरेरी न्याय सुधार रैंक के पेंशनर थे जिनका लेंथ ऑफ सर्विस था दोस्तों 25 साल 11 महीना 10 दिन। ये देखिए 25 साल 11 महीना 10 दिन था, लेकिन ओआरओपी 1 में जो रूल निकला था, वो रूल बोलता है कि अगर कोई 1988 के रिटायरी है तो उनका 25 साल 11 महीना सर्विस बेशक हो, लेकिन उनका मैक्सिमम लेंथ ऑफ सर्विस 24 साल का ही फायदा दिया जाएगा ओआरओपी में। जी हां, और इसी नियम के तहत इन पेंशनर का नया पीपीओ निकालते हुए इनका पेंशन को कटौती कर दिया गया था, और इनके पेंशन में से रिकवरी भी शुरू कर दिया गया था। ये देखिए, अब इसका जो है आपको मैं ये देखिए ओआरओपी 1 का ये वो टेबल है अपेंडिक्स एक्स, जिस पर आप देखेंगे ऑनरेरी न्याय सुधार रैंक के पेंशनर का, तो यहां पर दिखाई देगा ये 1976 दिसंबर 1976 से लेके 29 मई 1998 के बीच के अगर कोई रिटायरी हो तो उनका मैक्सिमम लेंथ ऑफ सर्विस 24 साल तक ही लेने का प्रावधान था। ये देखिए, ये ओआरओपी 1 का अपेंडिक्स है, और ये अपेंडिक्स ऐसा बोलता है कि ये जो पेंशनर थे जिनका बेशक लेंथ ऑफ सर्विस 25 साल 11 महीना 10 दिन था, लेकिन उनको ओआरओपी के टेबल में केवल 24 साल की ही जो है फायदा 24 साल का ही फायदा मिलना था। तो आपने ये देखा, यहां पर भी देखा। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए इन पेंशनर का नया पीपीओ निकाला गया था। ये देखिए नया पीपीओ निकाला गया था, और ये देखिए ऑनरेरी न्याय सुधार रैंक के पेंशनर हैं, और 1988 के ये देखिए रिटायरी हैं, और 25 साल 11 महीना 10 दिन इनका सर्विस होने के बावजूद भी इनका पेंशन को ये देखिए कम कर दिया गया। 18,030 रुपए उनको मिलना शुरू हो गया था 24 साल नहीं 26 साल के हिसाब से, लेकिन इस पीपीओ को निकाल के 10 अप्रैल 2026 को इस पीपीओ को निकाल करके 17,175 रुपए पेंशन कर दिया गया, और अगले महीने से यानी कि अप्रैल के महीने से ही ये देखिए पेंशन का जो भुगतान है वो 17,175 के हिसाब से किया गया, और उनका पेंशन में से रिकवरी भी करना शुरू कर दिया गया। ये देखिए यहां तक हुई थी कहानी, लेकिन पेंशनर बहुत जागरूक पेंशनर हैं। इनके साथ जो राजस्थान के मुकेश जी जुड़े हुए हैं, मुकेश जी की मैं जितनी सराहना करूं उतना कम है। बहुत सारे पेंशनर्स को इन्होंने न्याय दिलाया है। तो मुकेश जी ने 17,175 रुपए पेंशन लेते हुए इन पेंशनर का केस प्रोसेस किया, और आप देखिए 26 मई 2026 को ये पीपीओ जनरेट हुआ है। ये पीपीओ आप देखिए 26 मई 2026 का पीपीओ है, और इन पेंशनर का पेंशन 17,175 से फिर से बढ़ा करके 18,030 कर दिया गया। यानी कि जो ओआरओपी का रूल था कि 1988 तक के रिटायरी, ये देखिए 1988 के रिटायरी का मैक्सिमम लेंथ ऑफ सर्विस, ऑनरेरी न्याय सुधार रैंक के रिटायरी का मैक्सिमम लेंथ ऑफ सर्विस केवल 24 साल लेने का जो प्रावधान था, उसको बदलते हुए उनका एक्चुअल लेंथ ऑफ सर्विस यानी कि 25 साल 11 महीना 12 दिन के हिसाब से इन पेंशनर को 26 साल का लेंथ ऑफ सर्विस का फायदा देते हुए ये नया पीपीओ 26 मई 2026 को निकाला गया, 2 दिन पहले निकाला गया। आप देख लीजिए दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ओआरओपी के एक बहुत बड़ी विसंगति और पुराने रूल को बदलते हुए पीसीडीए ने ये काबिले तारीफ कदम उठाया है। अब इन पेंशनर का रिकवरी भी रुक जाएगा, जो रिकवर किया गया अमाउंट वो भी वापस हो जाएगा, और अब आगे उनको पेंशन 17,175 के बजाय 18,030 रुपए के रेट में मिला करेगा दोस्तों, जो कि एक बेहद ही अहम वाकया है। ओआरओपी की विसंगति को दूर करते हुए ये कार्रवाई हुई है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, स्पर्श ने जारी की है एक बेहद अहम चेतावनी। स्पर्श के कॉलिंग नंबर्स देखें। जी हां, स्पर्श ने हम सभी के लिए एक बेहद ही अहम चेतावनी जारी की है। चलिए सीधे सीधे स्पर्श के पोर्टल में जाकर के समझते हैं। दोस्तों गूगल में हमने स्पर्श लॉगिन सर्च किया, ये वाला स्पर्श का पोर्टल है। इसमें जैसे ही हम अंदर चले जाएंगे स्पर्श को सर्च करते हुए, तो इस तरीके से ये देखिए हमारा स्पर्श का पोर्टल खुल गया। तो इस तरीके से पहले तो अलर्ट मैसेज आता है कि आपको अगर लाइफ सर्टिफिकेट का अगर स्टेटस चेक करना है, माइग्रेशन का स्टेटस चेक करना है, तो यहां क्लिक करें। इसको आपने ओके किया। अब यहां सबसे पहला मैसेज व्यू ऑल में ये जो इंपोर्टेंट नोटिस फॉर आवर पेंशनर्स चल रहा है, इसको
क्लिक हियर में आपने क्लिक करना है। अब देखिए यहां पर एक महत्वपूर्ण जानकारी है, देखिए स्पर्श ने जो जानकारी दी है ये वाली जानकारी, ये कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। कहीं ना कहीं आपको साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए ये जानकारी दी गई है। अब देखिए स्पर्श ने क्या कहा है, रिकॉग्नाइज आवर ऑफिशियल कॉल्स, जो भी ऑफिशियल कॉल्स अगर स्पर्श से आते हैं तो उनको आप कैसे पहचाने, ये बात बताई गई है। व्हेन वी रीच आउट यू वी विल ऑलवेज कॉल फ्रॉम ये नंबर, जब भी स्पर्श को आप तक पहुंचना होगा, आपको कॉल करना होगा, तो कौन से नंबर का इस्तेमाल किया जाएगा, ये नंबर का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि अगर इस नंबर से आपको कॉल आ रहा है तो आप जान लीजिए कि ये स्पर्श से आपको कॉल आ रहा है। आगे देखिए, गेटिंग अ कॉल फ्रॉम अस इंश्योर इट मैचेस दिस नंबर, इफ यू रिसीव अ कॉल फ्रॉम डिफरेंट नंबर क्लेमिंग टू बी अस प्लीज डू नॉट शेयर एनी पर्सनल डिटेल्स। यानी कि हम आपको जब भी कॉल करेंगे इसी नंबर से करेंगे, अगर कोई किसी और नंबर से कॉल करके ये क्लेम करेगा कि ये स्पर्श की तरफ से कॉल है, ये पीसीडीए की तरफ से कॉल है, तो उसको कोई भी पर्सनल डिटेल शेयर ना करें, वो हमारा कॉल नहीं है। ये साफ साफ स्पर्श की तरफ से आपको चेतावनी दे दी गई है। आगे बताया गया है, हैंग अप एंड कॉल अस बैक डायरेक्टली ऑन आवर ऑफिशियल टोल फ्री नंबर। ये यानी कि जब भी आपको किसी और नंबर से कॉल आता है कि हम स्पर्श से बोल रहे हैं, बोलते हैं, इसके अलावा किसी भी नंबर से आपको कॉल आता है, आपको कहा जाता है कि हम स्पर्श से बोल रहे हैं, तो उस कॉल को काट दें। उसके बाद टोल फ्री नंबर में इस चीज को, इस वाकये को बता दें, उनको इन्फॉर्म कर दें। ये एक बेहद अहम चेतावनी है दोस्तों, थोड़ा सा सीरियसली इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे, नीड टू कॉल अस, अगर आप हमें कॉल करना चाहें, अगर हमें कॉल करना चाहें तो आपने क्या करना है, यूज आवर मेन टोल फ्री लाइन एट ये सेम नंबर है। आप हमें जब भी कॉल करना चाहें तो इसी नंबर पे कॉल करें, और हम जब आपको कॉल करेंगे तो इस नंबर से कॉल करेंगे। इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। कोई भी अगर बोलता है कि ये व्हाट्सएप नंबर है, पीसीडीए का है, कोई दूसरा सेल खुल गया है, तो कहीं से भी कॉल आता है, उसको आप भरोसा ना करें, विश्वास ना करें। जो आपको स्पर्श की तरफ से साफ साफ बता दिया गया है, देख पा रहे हैं आप दोस्तों। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगली जानकारी दोस्तों, मई 2026 का पेंशन 60% और 58% डीए के रेट से खातों में क्रेडिट होना शुरू हुआ। जी हां दोस्तों, अभी फिलहाल स्पर्श ने खातों में पेंशन क्रेडिट करना शुरू नहीं किया है, लेकिन सीपीपीसी से जितने पेंशनर्स को पेंशन मिला है उसमें से कुछ पेंशनर्स ने यह जानकारी दी है कि उनके खाते में फिलहाल 58% के हिसाब से ही पेंशन क्रेडिट हुआ है, लेकिन कुछ को 60% के हिसाब से क्रेडिट हुआ है। अब दोस्तों, जो भी सीपीपीसी से पेंशन लेते हैं उनके अलग अलग सीपीपीसी होते हैं, तो किसी सीपीपीसी ने एडजस्ट कर दिया, किसी ने नहीं किया, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन पेंशनर को चेक रखना पड़ेगा कि आगे जब भी उनको 60% के हिसाब से भुगतान होगा, उनका एरियर 5 महीना या 6 महीना जितना भी बनता है उसका भुगतान उनको हो जाए। बहरहाल स्पर्श से जो एडवांस इंटीमेशन का मैसेज किसी को मिला भी हो, ना भी मिला हो, तो जैसे ही 29 मई 2026 को आपके खाते में पेंशन आएगा, आप जरूर चेक करें कि आपका पेंशन 58% के हिसाब से आया या 60% के हिसाब से आया। हालांकि स्पर्श में जो भी कैलकुलेशन लगेगा सबके लिए लगेगा, इसलिए यह चांसेस कम है कि आपको 58% के हिसाब से स्पर्श से पेंशन मिले। स्पर्श से 99.99% चांसेस हैं कि सभी का पेंशन 60% के हिसाब से ही क्रेडिट होगा। लेकिन फिर भी जैसे ही पेंशन क्रेडिट होगा, आप जरूर चेक करें कि आपको बढ़ा हुआ पेंशन आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, कैसे क्या करना है वो आगे आपको मैं गाइड कर दूंगा। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, ब्याज के भुगतान के लिए पेंशनर के हाथों में हथियार है सीपीपीसी का जवाब, मिलेगा 8% ब्याज। जी हां दोस्तों, कभी भी आपको एरियर का भुगतान हो, किसी भी चीज का भुगतान हो, अगर देरी से हुआ हो और उसमें बैंक की गलती हो, तो आपको 8% ब्याज लागू है। जी हां, क्योंकि यह ब्याज का प्रावधान आरबीआई का सर्कुलर के तहत लागू है। इस वजह से यह सर्कुलर पीसीडीए, स्पर्श या रिकॉर्ड ऑफिस या पीओआर को लागू नहीं होता है। हालांकि हमारा बार बार यह अपील है कि अगर देरी से भुगतान में रिकॉर्ड की गलती हो, पीओआर की गलती हो, पीसीडीए की गलती हो, तब भी पेंशनर्स को ब्याज का प्रावधान होना चाहिए।
इसको लेकर कोई ना कोई ठोस कानून बनाने चाहिए ताकि पेंशनर्स को समय से भुगतान हो सके। लेकिन अभी जो रूल है ये रूल है आरबीआई का, तो आरबीआई का रूल के हिसाब से बैंक्स देरी से भुगतान नहीं कर सकते। तो बैंक्स अगर देरी से भुगतान करें तो आपको ब्याज लागू है। लेकिन जब आप बैंक्स के देरी की वजह से आप क्लेम करते हैं कि ब्याज हमें दें, और बैंक अगर आपको मना करके लेटर दे दें कि हमारी गलती नहीं है, या ऐसा कुछ बहाना बना करके आपको लेटर दे दे, तो वो लेटर आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। तो चलिए एक लेटर ऐसा ही है, उसको पहले देखते हैं। दोस्तों ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का लेटर है, 21 मई 2026 का लेटर है। और इस लेटर को जारी करके कहीं ना कहीं पेंशनर के हाथ में ब्याज हासिल करने के लिए एक बड़ा अस्त्र थमा दिया है बैंक ने। जी हाँ दोस्तों, अब आप देखिए बैंक ने कहीं ना कहीं जो जवाब दिया है ये नकारात्मक जवाब है। इस तरीके का जवाब बैंक को नहीं देना चाहिए, लेकिन यही जवाब पेंशनर के लिए अब काम करेगा। देखिए जब पेंशनर को 568 सर्कुलर का एरियर देरी से मिला तो उन्होंने ब्याज का क्लेम किया। अब ब्याज का क्लेम को दरकिनार करते हुए ये जवाब बैंक ने दिया है, और ये जवाब बैंक ने पीसीडीए को भेजा है। जबकि अब देखिए इसमें बैंक ने क्या कहा है, विथ रेफरेंस टू द कैप्शन सब्जेक्ट वी रिसीव सीपीग्राम्स कंप्लेंट फ्रॉम द पेंशनर फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिले इन पेमेंट ऑफ एरियर। यानी कि एरियर का पेमेंट देरी से करने की वजह से हमें पेंशनर से जो कंप्लेंट प्राप्त हुआ है कि हम उनको इंटरेस्ट का भुगतान करें। आगे बैंक क्या लिखती है देखिए, in this matter we would like to inform you that upon receiving the circulars and request from the branch we calculated the revision arrear from January 2006 to June 2014 and paid the pensioner account on 18 December 2021. Thus there is no delay in payment of arrear from bank end। यानी कि इनका कहना है कि ब्रांच, जिस ब्रांच से पेंशन लेते हैं उस ब्रांच ने जब हमें सर्कुलर भेजा तब हमने कैलकुलेशन किया और उनको दिसंबर 2021 में भुगतान कर दिया। अब ये सर्कुलर निकला था 2016 में। अब आरबीआई का गाइडलाइन, आरबीआई का जो इंस्ट्रक्शन है वो बोलता है कि बेशक सर्कुलर आपको जो है बाई पोस्ट ना मिले, किसी और सोर्स से ना मिले, तो आपको खुद ही हासिल करना है। सीपीपीसी को, बैंक को यह इंस्ट्रक्शन है आरबीआई का कि कहीं से अगर ना मिले तो आपको हासिल करना है, और उसको हासिल करके आपने खुद ब खुद भी कैलकुलेशन करके जो एरियर का भुगतान करना है। लेकिन सीपीपीसी ने खुद तो हासिल किया नहीं, और जब ब्रांच में पेंशनर गए, जब उन्होंने सर्कुलर मुहैया कराया, तब जाकर के उस सर्कुलर को ब्रांच ने सीपीपीसी को भेजा, फिर सीपीपीसी ने कैलकुलेशन करके भुगतान किया। तो यहां पर गलती किसकी हुई? जो सर्कुलर खुद ही हासिल करके कैलकुलेशन करके भुगतान करना था, उस सर्कुलर को ब्रांच से मिलने के बाद सीपीपीसी ने जो है कैलकुलेशन करके भुगतान किया। तो साफ साफ यहां पर सीपीपीसी की गलती दिखाई दे रही है। जिन पेंशनर को अक्टूबर 2016 में ही भुगतान होना था 568 सर्कुलर का, उसका भुगतान जाके दिसंबर 2021 में किया गया है। तो अब ये जो लेटर ये सीपीपीसी ने भेजा है, जिसका कॉपी पेंशनर को भेजा गया है, अब इस लेटर को अटैचमेंट के तौर पर लगा के पेंशनर ने आरबीआई का पोर्टल अम्बर्ट्समेंट में ग्रीवेंस डालना है। जैसे ही आरबीआई में ये ग्रीवेंस जाएगा, ये शिकायत जाएगी, इस लेटर के बेस पर आरबीआई सीपीपीसी या बैंक को जो है, बैंक ऑफ बड़ौदा को जो है इंस्ट्रक्ट करेगा कि गलती आपकी है। 2016 से 2021 तक आपने क्यों अपने आप ही सर्कुलर को रिसीव करके पेंशनर का एरियर का भुगतान नहीं किया। ये जब सवाल किया जाएगा तो तब बात आएगी कि 2016 अक्टूबर से लेके दिसंबर 2021 तक का ब्याज का कैलकुलेशन किया जाए और ब्याज का भुगतान किया जाए। जब सर्कुलर 2016 में निकल गया था तो उसका भुगतान आपने 2021 में क्यों किया? इस सवाल का बैंक के पास कोई जवाब नहीं है। तो इसी कंडीशन पर इस लेटर का कॉपी लगाकर जब आरबीआई का अम्बर्ट्समेंट पोर्टल में जब ग्रीवेंस डाला जाएगा पेंशनर द्वारा, तब आरबीआई द्वारा बैंक को इंस्ट्रक्ट किया जाएगा और इंटरेस्ट का भुगतान बैंक को करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।